नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वी एजुकेटिव में। साथियों, आप में से कई शिक्षक एवं कर्मचारी साथी ऐसे होंगे जिनकी आगामी लोकसभा चुनाव में पीठासीन अधिकारी और प्रथम मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटियां लग चुकी होंगी। वर्तमान में वो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे होंगे या उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया होगा। तो आज के वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम प्रारूप 17 यानी 17C को भरने का बिल्कुल सही तरीका आपको बताने वाले हैं। साथ ही पीठासीन अधिकारी की डायरी को आप किस प्रकार से भर पाएंगे इसका तरीका भी बताने वाले हैं। आपने अभी तक जितने भी पिछले वीडियोज देखे होंगे वो विधानसभा चुनाव से संबंधित रहे होंगे और उनमें ईडीसी वोटर्स का कहीं भी उल्लेख नहीं होता। लेकिन चूंकि ये लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में प्रत्येक पोलिंग बूथ में कम से कम एक ईडीसी वोटर आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि उनमें से एक आप भी हो सकते हैं जो चुनाव की ड्यूटी को संपन्न करवा रहे हैं और आपका जो ड्यूटी है वो आपके विधानसभा क्षेत्र में लगी नहीं होगी, भले ही आपका संसदीय क्षेत्र वही होगा। तो आज के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। साथ ही यदि आपके पोलिंग बूथ में परीक्षण मत यानी कि टेस्ट वोट का प्रावधान हो गया तो कई साथी इसमें बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं कि जो टेस्ट वोट है उसका उल्लेख यदि प्रारूप 17 में हमने किया फॉर्म 17C में, तो क्या उनको घटाना है उसी समय या नहीं घटाना। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमारा सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को देखने के साथ ही साथ कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें तथा बेल आइकन के ऑल में जाके भी क्लिक करें, ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उन महत्वपूर्ण वीडियोस का लाभ उठा पाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं कि प्रारूप 17 17C को आप किस प्रकार से सही ढंग से भर पाएंगे। साथ ही पीठासीन अधिकारी की डायरी को भी आप किस प्रकार से भर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ प्रारूप 17 यानी कि 17C का भाग 1 रिकॉर्ड किए गए मतों के लेखों को डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से बताने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर जितने भी निर्वाचन क्षेत्र के नाम होंगे या फिर मशीनों की संख्या होंगी वो सब काल्पनिक होंगी, उनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होगा, केवल डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर शुरुआत में आपको लिख देना है निर्वाचन क्षेत्र, जिस विधानसभा क्षेत्र में आपकी ड्यूटी लगी होगी वहाँ पर का नाम लिख देंगे। जैसे हमने यहाँ लिखा है 24 ऋषिकेश। जिस संसदीय क्षेत्र में आपकी ड्यूटी लगी होगी वहाँ पर उसका नाम लिख देंगे। जैसे हमने लिखा है 05 हरिद्वार। उसके बाद लोकसभा में आप टिक कर देंगे के लिए निर्वाचन, तो यहाँ पर लिख देंगे लोकसभा इलेक्शन 2024 या फिर अपकमिंग जो भी लोकसभा चुनाव होंगे उनके लिए भी है वीडियो काम आने वाला है। तो यहाँ पर आप फिलहाल 2024 लिखेंगे क्योंकि इलेक्शन फिलहाल वर्तमान में चल रहे हैं। निर्वाचन क्षेत्र, तो यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिख देंगे आप 24 ऋषिकेश जो कि विधानसभा क्षेत्र है, और संसदीय क्षेत्र का नाम भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आता है मतदान केंद्र की संख्या और नाम। तो आपको निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में आपको मालूम होगा, उसमें लिखा रहता है, उल्लेख रहता है कि आपके मतदान केंद्र की संख्या और नाम क्या है। और ये आपको जब आपको मतदान सामग्री आवंटित होगी उस समय भी आपको पता चल जाता है। तो मान लिया कि ये मतदान केंद्र की संख्या और नाम 143 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल XYZ और रूम नंबर 1। अब उसके बाद आता है मतदान केंद्र पर प्रयुक्त मतदान मशीन की पहचान संख्या। तो यहाँ पर कंट्रोल यूनिट का जो नंबर होगा उसको आपको लिख देना है। उदाहरण के लिए हमने ये नंबर लिखे हैं CU 1 2 3 4 5। ऐसे ही जो बैलेट यूनिट होती है उसका नंबर लिख देंगे BU 4 5 6 7 8 9, और वीवीपैट का नंबर भी आप लिख देंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है VVPT 4258। जो भी आपको आवंटित होगा वो आप नंबर यहाँ पर लिख देंगे। अब जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो यहाँ पर से शुरू होता है, मतदान केंद्र की नियत निर्वाचकों की कुल संख्या। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति होगी उसमें आपको मान लिया कि 990 वोटर असाइन किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हमने 994 लिखे हैं। वो इसलिए लिखे हैं चूँकि आप मतदान कर्मी हैं, हो सकता है आप भी ईडीसी वोटर्स हों तो आप भी अपने ईडीसी का प्रयोग करेंगे। मान लिया उनकी संख्या 4 है तो यहाँ पर 990 तो निर्वाचक नामावली की जो असाइंड वोटर्स हैं उनका नंबर है, अब प्लस 4 ईडीसी, तो ये दोनों मिलके हो जाता है 994। इसीलिए हमने यहाँ पर 994 लिखा है, जबकि निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में जो कुल मतदाताओं की संख्या को मेंशन किया गया है वो 990 है। तो इसको अब मेंशन करना आवश्यक हो गया है। पहले ईडीसी को यहाँ पर मेंशन नहीं किया जाता था, लेकिन चूंकि ये लोकसभा चुनाव भी है, पिछले वीडियोस जितने भी आपने देखे हैं अभी तक यूट्यूब में या अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उनमें विधानसभा के जो निर्वाचन है उनके संबंध में वीडियो रहे होंगे 17 के, तो उसमें ईडीसी का कोई जिक्र नहीं है। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में आ जाते हैं हम कि मतदाताओं के लिए रजिस्टर जो 17 होता है उसमें यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या। आपको ये जरूरी नहीं है कि यदि 990 या 994 वोटर है तो सबके सब वोट
वोट दें। तो मान लिया कि ये संख्या 887 है। अब 887 ये हमने इस बेस पे मानी है कि जो आपका निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति है उसके अकॉर्डिंग तो 880 वोटर्स ने वोट दिए हैं। उसके अलावा 4 ईडीसी वोटर्स ने वोट दिए, तो 880 और 4 884 हो गया। और मान लिया कि 3 वोटर्स ऐसे थे जिन्होंने टेस्ट वोट भी दिया है। तो टेस्ट वोटर के मामले में 17 का में उनका दोबारा से उल्लेख होता है, इसीलिए यहाँ पर 884 प्लस 3 ये 887 यहाँ पर लिख दिया गया है 17 का के अकॉर्डिंग, क्योंकि 17 का में ईडीसी के जो मतदाता हैं उनका भी जिक्र होगा। और जो टेस्ट वोट का प्रावधान दोबारा से करवाते हैं, यदि उनको लगता है कि वीवीपैट में जो स्लिप दिखाई दी गई है वो उस उम्मीदवार की स्लिप है ही नहीं जिसको उन्होंने वोट दिया, तो वो टेस्ट वोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। निर्धारित प्रारूप में उनको फॉर्म भरना होता है, लेकिन यदि आपके पोलिंग बूथ में टेस्ट वोट का कोई ऐसा केस नहीं आता तो आप इसको 0 लिख सकते हैं। और ईडीसी का भी यदि कोई केस नहीं आता तभी भी 0 लिख सकते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में ईडीसी वोटर्स अवश्य होते हैं। तो यहाँ हम एक एक कंडीशन को लेके चल रहे हैं कि ये हो सकती है पॉसिबिलिटीज़, इसीलिए आपको यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। अब यहाँ पर नियम 49O के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या, मान लिया कि जिन्होंने मतदान देने से मना कर दिया, प्रारूप 17 का जो रजिस्टर 17 का होता है उसमें उनकी एंट्री भी हो गई, उसके बाद उन्होंने मत न देने का विनिश्चय किया तो वो 2 हैं। और नियम 49M के तहत मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या, यदि वो मतदान की गोपनीयता को भंग करते हैं, 17 का में उनका उल्लेख हो चुका है, लेकिन जैसे ही वो वोट देने जाते हैं और वो मतदान की गोपनीयता को भंग करते हैं तो पीठासीन अधिकारी उनको मतदान देने से रोक सकते हैं। तो मान लें कि ऐसे मतदाताओं की संख्या 2 है। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 में आता है नियम 49MAD के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं घटाए जाने वाले परीक्षण मतों की कुल संख्या। मान लिया कि आपके पोलिंग बूथ में 3 ऐसे वोटर थे जिन्होंने टेस्ट वोट के लिए अपना आवेदन किया। उन्हें ये लगता है कि उनके पसंदीदा वोटर जो उम्मीदवार था उनको जब वो वीवीपैट की स्लिप दिखाई दी तो उनको वो स्लिप दिखाई नहीं दी, और उनका जो मतदाता रजिस्टर 17 का है उनमें क्रमांक क्रमशः 122, 175 व 180 है। तो यहाँ पर इसका हमने उल्लेख कर दिया। अब बी पार्ट में देखिए अभ्यर्थी जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए, जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका नाम यहाँ पर आएगा जिनके पक्ष में ये टेस्ट वोट यानी कि परीक्षण मत डाले गए, और वहाँ पर मतों की संख्या भी आपको लिखनी होगी। जैसे क्रम संख्या 1 में हमने लिख दिया कैंडिडेट का नाम, और जिन जिन ने इनको वोट दिया दोबारा से टेस्ट वोट, उनका जो 17 का में जो क्रम संख्या लिखी होगी उसको भी आगे मेंशन कर सकते हैं आप। जैसे हमने 2 लिखा, उसके आगे 122 और 280। और ऐसे ही दूसरा कोई वोटर था, उसने किसी अपने पसंदीदा उम्मीदवार के लिए टेस्ट वोट डाले जिसका रजिस्टर 17 का में जो क्रम संख्या थी वो 175 थी, तो उसने यहाँ पर वोट डाल दिया परीक्षण मत। अब यहाँ पर कई साथियों को ये डाउट हो जाता है कि क्या इनको भी यहीं पे घटा दिया जाए। तो हम स्पष्ट करना चाहेगा कि परीक्षण मतों को 17 गा में नहीं घटाया जाएगा। इनको जब इनकी काउंटिंग होती है उस समय 17 गा में जो ये उल्लेख किया गया है, जितने इन कैंडिडेटों को वोट पड़े होंगे, जैसे मान लिया कैंडिडेट पहला वाला कैंडिडेट है उसको जितने वोट पड़े उसमें से 2 यहाँ पर माइनस कर देंगे। इसी प्रकार जो दूसरा कैंडिडेट है उसको जितने वोट प्राप्त होंगे उसमें से 1 माइनस कर दिया जाएगा काउंटिंग के समय में। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर अब 6 देख लेते हैं। मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या, मान लिया कि 883 है, तो हमने यहाँ पर इसको अंकित कर दिया 883। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जो परीक्षण मत होते हैं उनको 17 गा में नहीं घटाएंगे, केवल उनका उल्लेख किया जाएगा लेकिन उनको घटाया नहीं जाएगा। यदि आपके पोलिंग बूथ में कोई परीक्षण मत का ऐसा केस नहीं आता तो यहाँ पर आप 0 संख्या लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि हम पूरी कंडीशंस को लेकर चल रहे हैं इसलिए आपको 17 गा को भरने का तरीका बता रहे हैं। यदि ऐसी कंडीशन नहीं आती तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है, क्योंकि आपका कार्य और आसान हो जाएगा। लेकिन कभी ऐसी कंडीशन आ जाए तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, इसीलिए हम यहाँ पर पूरी परिस्थितियों का उल्लेख करके आपको यह बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 883 यहाँ पर आ गया। अब ये पॉइंट नंबर 7 जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 2 है उसमें से जितने भी वोट संख्या है उसमें पॉइंट नंबर 3 की संख्या और पॉइंट नंबर 4 की संख्या को माइनस करके जो वोटिंग मशीन में जब टोटल में आप देखेंगे उतने ही वोट पड़े होने चाहिए, ये मैच खाना चाहिए, अन्यथा आपसे कुछ ना कुछ त्रुटि हुई है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो पॉइंट नंबर 2 है उसमें जो मतदाताओं की संख्या है ईडीसी वोटर मिला के भी और टेस्ट वोट मिला के भी वो 887 है। अब इसमें से हमने मत न देने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या को माइनस करना है। तो 887 में से अगर हम 2 माइनस करते हैं तो 885 आता है, और उसमें से फिर मत न देने के लिए अनुज्ञात किए गए अभ्यर्थी मतदाताओं की संख्या और फिर 2 माइनस कर देंगे 885 में से, तो यह 883 आता है 883।
तो जो वोटिंग मशीन है उसमें भी जो नंबर आना चाहिए वो 883 ही आना चाहिए, ये मैच करना चाहिए। और जब ये मैच कर जाएगा तो आप यहाँ पर लिखेंगे यस फुली मैच्ड, यह मेल खाता है, हाँ यह मेल खाता है। हिंदी में आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना हो तो आप ऐसा लिख सकते हैं। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 8 में देखेंगे उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निविदत मतपत्र नियम 49P के अधीन जारी किए गए। तो निविदत मतपत्र, यदि आपके पोलिंग बूथ में कोई ऐसा केस आता है जिसका जब वो वोट देने आता है तो उसे पता चलता है कि उसका वोट तो पहले से ही कोई और डाल के जा चुका है, तो उस केस में वो निविदत मतपत्र का दावा प्रस्तुत करते हैं और पीठासीन अधिकारी पूरी जानकारी लेने के पश्चात उनको बैलेट पेपर के माध्यम से वोट दिलाते हैं। यदि आपके पोलिंग बूथ में इस प्रकार का कोई केस है तो आप इसमें लिख देंगे संख्या, कितने वोटर हैं ऐसे, और यदि नहीं है तो आप इसको 0 लिख देते हैं। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पोलिंग बूथ में 2 निविदत मतपत्र का केस आए हैं, तो प्रयोग में प्राप्त कितने होते हैं, तो निविदत मतपत्र 20 दिए जाते हैं। मान लिया कि यहाँ पर 20 हैं तो इनकी क्रम संख्या हमने लिख दी 321 से 340। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली यह है कि कई साथी सोचते हैं कि ये तो 19 आ रहे हैं, लेकिन 21 को भी गिना जाएगा, 321 से लेकर 340। अब निर्वाचकों को जारी किए गए निविदत मतपत्र, तो ये उल्टी तरफ से शुरू होता है। मान लिया कि 340 तक अंतिम है तो 340 वाला दिया जाएगा पहले, फिर 339 वाला इश्यू किया जाएगा। ऐसे ही आप करते रहेंगे। तो मान लिया कि 2 वोटर ऐसे थे जिनको निविदत पत्र जारी किए गए, जिनका क्रम संख्या 340 व 339 था, तो हमने यहाँ पर इसका उल्लेख कर दिया। अप्रयुक्त और वापस किए गए निविदत पत्र 18 हो जाएंगे, जिनके क्रम संख्या 321 से 338 हो जाएगी। तो ये आप मेंशन कर लेंगे यहाँ पर। इसके बाद पेपर सीलों का लेखा क्रम संख्यांक। तो पेपर सील सामान्यतः जो ग्रीन पेपर स्लिप होती है वो 3 दी जाती है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि 3 पेपर स्लिप हमें मिली है, जिनके क्रमांक हमने लिख दिए 1001 से 1003 तक। और यहाँ पर लिख देंगे हम प्रयुक्त किए गए पेपर सीलों की कुल संख्या। तो कुल संख्या में हमने यहाँ पर 1 लिख दिए और जिसका क्रमांक लिख दिया हमने 1001 से 1001 वाला ही। अब इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की जाने वाली अप्रयुक्त, जिनको हमने यूज नहीं किया, पेपर सील की कुल संख्या। तो चूंकि 3 में से हमने 1 यूज कर ली है तो 2 हमने यहाँ पर वापस कर ली है, और उसके बाद उनका क्रम संख्या 1002 से 1003, क्योंकि 1001 हमने यूज कर ली है। क्षतिग्रस्त पेपर सील यदि कोई हो तो कुल संख्या। तो यदि आपसे कोई गलती से पेपर सील क्षतिग्रस्त हो गई है, फट गई है, तो उसके उल्लेख यहाँ पर हम कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारे केस में हम मान के चलते हैं कि कोई भी हमसे क्षतिग्रस्त नहीं हुई है तो हम उसको 0 लिख देते हैं। और दाईं तरफ जो ये नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 देख रहे हैं, इसमें आप पोलिंग एजेंट के साइन भी कराते जाएंगे। इसके बाद आप स्थान में यहाँ पर जो आपको पोलिंग बूथ आवंटित हो रखा होगा उसका उल्लेख कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है 143 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल XYZ, रूम नंबर 1। राइट साइड में पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर के ऊपर आप हस्ताक्षर कर लेंगे, मतदान केंद्र संख्या डाल देंगे और यहाँ पर सुबीनक मोहर लगा देंगे। तो इस प्रकार आप प्रारूप 17 ग यानी कि 17C को बड़ी आसानी से भर सकते हैं। चाहे आपके मतदान केंद्र में परीक्षण मत यानी टेस्ट वोट का प्रावधान हुआ हो अथवा नहीं हुआ हो। इसके अलावा निविदत पत्र यदि आपके पोलिंग बूथ में पड़े हों अथवा ना पड़े हो तो इससे घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। वैसे ऐसे केसेस बहुत कम आते हैं। केवल लोकसभा चुनाव में EDC का मामला जरूर आएगा, क्योंकि आप में से ही कोई ना कोई साथी जिनकी पोलिंग बूथ में ड्यूटियां भी लगी होंगी वो स्वयं ही EDC वोटर के रूप में वहां पर वोट भी देंगे। अब प्रारूप 17 ग के अलावा पीठासीन अधिकारी की डायरी भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तो इसको भरने का तरीका भी आपको बताते हैं डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से। नंबर 1 में यहाँ पर देख लेंगे आप निर्वाचन क्षेत्र का नाम स्पष्ट अक्षरों में। तो यहाँ पर संसदीय क्षेत्र जो है 05 हरिद्वार हमने लिख दिया है। मतदान की तारीख, यहाँ पर तारीख डाल देंगे। जिस भी तिथि को आपके राज्यों में चुनाव संपादित होने हैं उनकी यहाँ पर तिथि आप डाल देंगे। मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम, जैसे हमने यहाँ पर डाल दिया है 143 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल XYZ, रूम नंबर 1। आप जो भी आपको आवंटित हो रखा होगा उसका नाम डाल देंगे। मतदान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो शासकीय, अर्धशासकीय भवन, निजी भवन या अस्थायी भवन। तो सामान्यतः जितने भी मतदान केंद्र बनते हैं वो शासकीय या अर्धशासकीय भवन में बनते हैं। तो मान लिया कि चूंकि हमने ऊपर पहले लिख दिया है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल XYZ, तो ये शासकीय भवन है, तो आप शासकीय में टिक लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर भी शासकीय में टिक लगा दिया कि ये शासकीय भवन में ही आयोजित हो रहा है मतदान का कार्यक्रम। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 में देख लेते हैं स्थानीय रूप से भर्ती गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि कोई हो। तो इस प्रकार के कोई केस होते नहीं है कि स्थानीय रूप से भर्ती किया जाए, तो उनको नील लिख देते हैं। नंबर 5 में हम देखते हैं विधिवत नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो तो ऐसी नियुक्ति के कारण बताइए। तो इस प्रकार के केसेस भी नहीं आएंगे आपके पोलिंग बूथ में, तो इनको भी हमने नील लिख दिया है।
इसके बाद आता है मतदान मशीन के बारे में जानकारी यहाँ पर देनी होती है, तो उसको भी हम उल्लेख कर देते हैं। जैसे इसके पॉइंट नंबर 6 के सब पैरा 1 में लिखा हुआ है उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की संख्या। तो जो कंट्रोल यूनिट है सामान्यतः एक ही मिलेगी आपको, तो यहाँ पर हमने एक लिख दिया है। हम मान के भी यही चल रहे हैं कि हमारे पोलिंग बूथ में भी एक ही हमें कंट्रोल यूनिट दी गई है, तो 01 लिख दिया। उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या, तो उदाहरण के लिए हमने यहाँ लिख दिया है CU 1 2 3 4 5 6 इसकी क्रम संख्या है। इसी प्रकार से उपयोग में लाई गई जो बैलेट यूनिट है उसकी संख्या, तो यहाँ पर एक बैलेट यूनिट हमें इशू की गई है मान लेते हैं, तो यहाँ पर हमने एक लिख दिया है। नीचे आते हैं इसके फॉर्म के, तो पॉइंट नंबर 4 में लिखा गया है इसके उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट यानी कि बैलेट यूनिट की क्रम संख्या, तो यहाँ पर भी हम उदाहरण के लिए लिख देते हैं BU 4 5 6 7 8 9। ये सब उदाहरण के रूप में लिखा जा रहा है, इनकी वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। अब पॉइंट नंबर 7 में देख लेते हैं उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की संख्या। जो उपयोग में आप पेपर सील लाए हैं, मान लें कि हमने एक उपयोग किए तो हमने यहाँ पर एक लिख दिया है। उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की क्रम संख्या, तो यहाँ पर 1001 से 1003 तक हमें मिली थी, जैसे हमने 17C में बताया। तो 1001 से 1001 हमने यूज कर दी, यानी कि एक ही पेपर सील हमने यूज की। अब पॉइंट नंबर 7 के पॉइंट में देख देते हैं पर्दाए किए गए विशेष टैग की संख्या। तो विशेष टैग सामान्यतः 3 दिए जाते हैं, तो यहाँ हमने 3 लिख दिया। उनकी क्रम संख्या क्या है, मान लिया कि ST 1 2 3 4 से ST 1 2 3 6 है। उपयोग में लाए गए विशेष टैग की संख्या यहाँ मान लेते हैं हम 1 है। उपयोग में लाए गए विशेष टैग की क्रम संख्या, तो यहाँ पर हमने मान लिया कि ST 1 2 3 4 यहाँ पर इसको उपयोग में लाया गया है। अब इसके बाद आता है उपयोग में न लाए गए वापस किए गए विशेष टैग की क्रम संख्या। तो 2 हम पे बचे हैं, तो उनका उल्लेख हम यहाँ पर कर देते हैं 35 से 36। तो ये 2 विशेष टैग जो हमारे बचे थे वो यहाँ पर हमने लिख दिए स्पेशल टैग। अब उसके बाद पॉइंट नंबर 7 का B पार्ट है, इसमें भी हम देख लेते हैं जिन मतदान केंद्रों में वीवीपैट का उपयोग हुआ है उन पर लागू सिस्टम। तो सभी मतदान केंद्रों में अब वीवीपैट का लागू हो जाता है वीवीपैट, तो इसमें हमेशा आपको लिखना ही होगा कि एक तो आपको प्रिंटर मिला ही होगा, वीवीपैट का जो क्रम संख्या है वो भी मशीन में लिखी रहती है, तो उसको देख के आप यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे हमने लिख दिया है। पॉइंट नंबर 8 में देखते हैं ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए। जितने भी कैंडिडेट खड़े उठ रखे हैं इलेक्शन में, जिनका नॉमिनेशन हो चुका है, उनमें से मान लिया कि 5 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपने पोलिंग एजेंट्स को नियुक्त किया हुआ है, तो हमने यहाँ 5 लिख दिया। अब 9 नंबर पॉइंट में देखते हैं मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या। मान लिया कि जब मतदान शुरू हुआ उस समय 3 ही पोलिंग एजेंट आए और अभिकर्ताओं की संख्या जो विलंब में आए वो मान लिया कि 2 है। तो मतदान की समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या, मान लें कि वो 5 ही हैं, पाँचों के पाँचों फिर उपस्थित थे, चाहे कोई विलंब से भी आया शुरुआत में या फिर पहले आ गया। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या। तो हम यहाँ पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि चूंकि ये लोकसभा चुनाव के लिए वीडियो बन रहा है तो इसमें EDC वोटर्स का उल्लेख अवश्य होगा। तो 990 जो निर्वाचक नामावली की चिन्हित पर्ची में वोटरों की संख्या थी उसमें 4 हमने ऐड कर दिया। मान लिया कि 4 EDC वोटर हैं, उनमें से आप भी हैं जिनका आपको अपने मतदान का प्रयोग करना है EDC के माध्यम से, चूँकि आप कार्मिक है और आपकी ड्यूटी लगी है किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में अपने निर्वाचन क्षेत्र के अलावा। अब इसके पॉइंट नंबर 2 में देख लेते हैं निर्वाचक नामावली की चिन्हित पर्ची के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की कुल संख्या। तो निर्वाचक, मान लिया कि निर्वाचक नामावली की जो चिन्हित पर्ची है जो प्रथम मतदान अधिकारी के पास रहती है वो क्रॉस मार्किंग करता है उसमें, तो उसके अनुसार 880 ऐसे निर्वाचक थे जिनको उन्होंने फॉरवर्ड किया। अब ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिनकी प्रविष्टि मतदाताओं के रजिस्टर 17K में की गई। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंस पा रहे होंगे कि प्रथम मतदान अधिकारी के द्वारा तो 880 फॉरवर्ड किए गए, लेकिन ये 887 क्यों है 17K में? वो इसलिए है कि हो सकता है 3 जो यहाँ हमने उल्लेख किया है 3 टेस्ट वोट और पड़ गए तो उनका रजिस्टर 17K में दोबारा से एंट्री होती है, और 4 EDC वोटर हैं जो कि अपना EDC प्रमाण पत्र देके भी वोट देते हैं। उनका चूंकि निर्वाचक नामावली की चिन्हित पर्ची में जिक्र नहीं होता तो यहाँ पर 4 और जुड़ जाएंगे, इसीलिए ये 887 हो गया। डिफरेंस इसीलिए आ रहा है कि रजिस्टर 17K में और जो प्रथम मतदान अधिकारी के पास जो फॉरवर्ड की गई सूची है निर्वाचक नामावली की चिन्हित पर्ची के अनुसार उसमें ये डिफरेंस आ जाता है, तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। और पॉइंट नंबर 4 में देख लेते हैं मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या। तो यहाँ मान लेते हैं कि 883 है। मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत न देने का निश्चय किया, मान लें कि वो 2 थे। और यहाँ पर एक पॉइंट इन्होंने छोड़ दिया है, नंबर ऑफ वोटर्स हु आर नॉट अलाउड फॉर वोटिंग, जिनको मतदान देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया है, वो मतदान की गोपनीयता भंग कर रहे थे, तो मान लें कि वो 2 हैं। तो यहाँ पर हमने इसका भी उल्लेख कर दिया है।
इसके नीचे प्रथम मतदान अधिकारी के भी हस्ताक्षर हो जाएंगे और जो 17 का प्रभारी रजिस्टर का प्रभारी होता है द्वितीय मतदान अधिकारी उनके भी हस्ताक्षर होंगे। अब पॉइंट नंबर 11 में देख लेते हैं निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए। तो पुरुष मतदाताओं की संख्या मान लिया 400 थी, महिला मतदाताओं की संख्या 483 थी, थर्ड जेंडर आपके पोलिंग बूथ में एक भी नहीं थे, तो कुल ये हो गया 883। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं अभ्याक्षेपित चैलेंज मत। तो यदि आपके पोलिंग बूथ में चैलेंज मत का प्रावधान हुआ है, किसी पोलिंग एजेंट ने चैलेंज कर दिया किसी वोटर को कि इसका नाम ये है ही नहीं जो पुकारा जा रहा है, तो उस स्थिति में चैलेंज वोट का प्रावधान किया जाता है। ऐसी स्थिति सामान्यतः अब आती नहीं है क्योंकि दंड के इतने प्रावधान कर दिए गए हैं कि हर जो डुप्लीकेट वोटर होता है वो डरता है इस प्रकार की समस्याओं से जूझने के लिए, क्योंकि उसको अर्थदंड भी देना होगा और साथ में कारावास की सजा भी हो जाती है। तो इसलिए ऐसी स्थिति अब आती नहीं है। पॉइंट नंबर 13 में देख लेते हैं उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र ईडीसी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने मत दिया है। तो मान लिया कि जो आपकी पोलिंग पार्टी है, चाहे आपके ड्राइवर हैं जो आपको गाड़ी में आपके वांछित स्थान में ले गए हैं, उसको मिला के 4 हो जाते, तो हमने यहाँ पर 4 का उल्लेख कर दिया। इसके अलावा एनआरआई निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने वोट दिए, मान लिया कि 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप इसको 0 भी लिख सकते हैं। उन निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिए, मान लिया कि 2 है। अगर आपके पोलिंग बूथ में इस प्रकार का कोई केस नहीं है तो आप 0 लिख सकते हैं। प्रॉक्सी द्वारा दिए गए मतदाताओं के मतों की संख्या मान लिया कि 1 है। आपके पोलिंग बूथ में यदि प्रॉक्सी वोटर्स का कोई प्रावधान नहीं होता तो उसको आप 0 लिख सकते हैं। निविदित मतपत्रों की संख्या जो टेंडर वोट पड़ते हैं, मान लिया कि हमारे पोलिंग बूथ में ये 2 है तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। यदि आपके पोलिंग बूथ में टेंडर वोट नहीं पड़ते तो उनको भी आप 0 लिख सकते हैं। निर्वाचकों की संख्या, अब यहाँ पर देखते हैं जिनकी उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त की गई। यदि आपके पीठासीन अधिकारी को ये लगता है कि उनको किसी की उम्र में डाउट है तो उनसे घोषणा ले सकते हैं। जो फेयर केस होंगे वो घोषणा करने में कोई भी कोताही नहीं बरतेंगे, लेकिन जो अनफेयर केस है वो भाग जाएंगे वहाँ से। तो ऐसी स्थिति आती नहीं है। तो मान लिया कि 2 पे पीठासीन अधिकारी को डाउट था कि इनकी उम्र थोड़ी कम लग रही है, तो उनसे उसने घोषणा ले ली और उसके बाद उनको मतदान करने दिया, तो हमने 2 लिख दिया। पॉइंट नंबर 18 में देख लेते हैं क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था। यदि ऐसा है तो स्थगन के कारण बताइए। तो कैंसिल करना की आवश्यकता, तो ऐसी स्थिति आती नहीं है, तो इसको हमने 9 लिख दिया। प्रत्येक 2 घंटों में डाले गए मतों की संख्या, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और जो ये टाइमिंग दे रखी है ये अभी डिसाइड होनी है कि कितने बजे से मतदान शुरू होगा। यहाँ पर लिखा हुआ भी मतदान के प्रारंभ और समापन के नियत समय में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो इसको एक्चुअल ना माना जाए कि 7 बजे से ही होगा, लेकिन फिर भी प्रत्येक 2 घंटे, 6 बजे से होगा तो 6 से 8 हो जाएगा, 7 से होगा तो 7 से 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डेमोस्ट्रेशन बता रहे हैं। मान लिया 7 बजे से 9 बजे तक 40 वोटर्स ने वोट दिया, तो हमने यहाँ 40 लिख दिया। उसके बाद 9 बजे पूर्वाह्न से 11 बजे पूर्वाह्न तक 100 वोटर्स ने वोट दे दिया है इन 2 घंटों के अंतराल में। तो जो 4 घंटे हो गए उनका भी योग कर लेंगे, जो पिछला 40 है उसमें 100 और जोड़ देंगे तो ये 140 टोटल आ जाते हैं इन 4 घंटों में। ऐसे ही 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक मान लिया कि 250 वोटर्स ने वोट दिया, तो हमने यहाँ सबसे पहले 250 मेंशन किया। उसके बाद जो 6 घंटे हो गए उसमें पिछला जो 4 घंटों का वोट थे 140, उसमें 250 और जोड़ दिया तो 390 आ गया। 1 बजे अपराह्न से 3 बजे तक अपराह्न तक मान लिया कि 310 वोटर्स ने और वोट दे दिया है, तो इसको पिछला जोड़ देंगे 310 प्लस 390 ये 700 हो जाता है। और 3 बजे से 5 बजे अपराह्न तक मान लिया कि 183 वोटर्स ने वोट दिया, तो टोटल जो वोट हैं 183 में आप 700 और जोड़ देंगे तो ये 883 आ जाता है। ये टोटल वोट निकल के आ जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यानपूर्वक भरिएगा क्योंकि इसी में कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब इसमें एक पॉइंट नया जुड़ा है, आगमन दौर पर पत्रक के अनुसार केंद्र पर आगंतुकों का विवरण, जो विजिटर्स आते हैं उनकी यह पर सीट है उनका विवरण है। इसमें जो डीओ है, आरओ है, सेक्टर मजिस्ट्रेट है, जोनल मजिस्ट्रेट है, इनमें से कोई भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्रम संख्या लिख के उनके नेम लिख देने, ये उन्हीं के लिए छोड़ देना है, वो स्वयं ही अपना नाम लिख सकते हैं। आगमन का समय भी वो स्वयं लिख सकते हैं वरना आप लिख सकते हैं। और मतदान प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण ये उन्होंने ही देना है क्योंकि उन्होंने ही विजिट करके ये आकलन करना है कि यहाँ पर क्या क्या चल रहा है, तो इसको आप उनके लिए छोड़ दें। आगमन के समय का डाले गए मतों की संख्या, अब जब वो आ रहे हैं उस समय वो प्रारूप 17 का के अनुसार कितने मत पड़ चुके हैं और ईवीएम के अनुसार टोटल में आप देख लेंगे उनको मैचिंग हो जानी चाहिए। केवल जो मतदान न करने का विनिश्चय करने वाले हैं या फिर शांति भंग करने के कारण उनको मत के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया तो उनसे ये डिफरेंस आ सकता है, तो ये आप बता देंगे उनको पहले ही क्योंकि इसके आपको जानकारी पहले से आपने कहीं ना कहीं लिखी होगी। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 20 के ए पार्ट में देख लेते हैं। मतदान समाप्त होने के समय पंक्तिबद्ध मतदाताओं को समय पर दी गई
पर्चियों का संख्या। मान लिया कि मतदान का समय समाप्त हो गया है, लेकिन जो गेट है, मेन गेट है, उसके अंदर अभी भी मतदाता खड़े हैं, तो उनकी आप पंक्ति लगा देंगे, लाइन लगा देंगे और सबसे पीछे वाले को, जो लास्ट में खड़ा होगा, उसको 1 नंबर से शुरू करेंगे और जो आपके सबसे आगे खड़ा होगा उसको अंतिम नंबर देंगे। मान लिया कि ऐसे मतदाता 6 हैं, तो उनको यहाँ पर आपने 6 पर्चे इशू किया। आपके पोलिंग बूथ में यदि ऐसी कोई स्थिति नहीं आती तो आप इसको 0 लिख सकते हैं। अंतिम मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का समय भी आप यहाँ पर लिखेंगे। मान लिया कि निर्धारित समय 6 बजे है, लेकिन चूंकि इनके कारण लेट हुई तो 6:30, 7 जो भी टाइम लग रहा है उसको आप डाल सकते हैं। अन्य की स्थिति में जो एक्चुअल समय है पोलिंग के ख़त्म होने का, क्लोज होने का, उसको आप डाल देंगे। निर्वाचक अपराधों का विस्तृत विवरण, ये सबके सब लगभग 0 ही जाते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस अब नहीं होते। सुरक्षाकर्मी इतने तैनात होते हैं और इतने दंड के प्रावधान है कि इस प्रकार के केस अब होते नहीं हैं। फिर भी आप यहाँ पर देखेंगे प्रत्येक जो बिंदु है मतदान केंद्र पर किसी सूचना की सूची को या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक बिगाड़ना, नष्ट करना या हटाना, इसको नो लिख देंगे। मतदाताओं को रिश्वत देना, ये भी आप नहीं लिख देंगे। मतदाता और अन्य व्यक्तियों को भयभीत करना, नहीं लिख देंगे। मतदाता केंद्र पर कब्जा करना, ये भी आप नहीं लिख देंगे। क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उपलब्ध हुई? तो यहाँ पर आप देख लेते हैं बलवा, खुली हिंसा, प्राकृतिक विपत्ति, बूथ पर कब्जा, मतदान मशीन का विफल होना और अन्य कोई कारण। तो यहाँ पर ये सब सूचनाएं नो में चले जाती हैं, या फिर आप इसको नील करके क्रॉस लाइन ऐसे खींच सकते हैं। इन सब का एक ही बार आप नील लिख सकते हैं। तो ये समस्याएं वैसे आती नहीं हैं, लेकिन यदि आती हैं तो आपको यस तो लिखना ही पड़ेगा, कारण भी बताना पड़ेगा। लेकिन ऐसी समस्याएं किसी के साथ ना आए तो ही बेहतर होता है। कृपया उपर्युक्त के बारे में ब्यौरा दें। क्या मतदान केंद्र पर उपयोग में लाई गई किसी भी मतदान मशीन को पीठासीन अधिकारी की अभिलेखा में से अवैधानिक रूप से छीना गया? तो इसको नो लिख देंगे। आकस्मिक या जानबूझकर गुम या नष्ट करने की कोशिश की गई? नहीं लिख देंगे। नुकसान पहुंचाकर या छेड़छाड़ करके मतदान को दूषित किया गया? कृपया ब्यौरे दें। तो इसको भी आप नहीं लिखेंगे, नो लिख देंगे। पॉइंट नंबर 24 देख लेते हैं। अभ्यर्थी अभिकर्ता द्वारा दी गई गंभीर शिकायतें यदि कोई हो तो लिख सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप नो लिखेंगे। विधि द्वारा व्यवस्था को भंग करने संबंधी मामलों की संख्या 9। मतदान केंद्र पर की गई त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि कोई हो तो इसको भी नो लिख देंगे। क्या अपने मतदान के प्रारंभ के पूर्व यदि आवश्यक हो, मतदान के बीच, जब किसी नई मतदान मशीन का उपयोग में लाए जाने के पूर्व कोई नई मशीन यदि लाई जाती है तो उस स्थिति में यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ हमारे केस में कोई नई मशीन नहीं लाई गई है मतदान के बीच में, तो नो लिख देंगे। स्थान डाल देंगे, तारीख डाल देंगे, जिस तिथि को आपके राज्य में चुनाव हो रहे होंगे, सुभिन्नक मोहर लगा देंगे, पीठासीन अधिकारी के सिग्नेचर कर देंगे और डेट तो आपने डाली दी है। तो इस प्रकार से ये जितने भी पॉइंट्स हैं पीठासीन अधिकारी की डायरी के, उनको आप बड़ी ही आसानी से भर सकते हैं। तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव में केवल ईडीसी का जो मैटर होता है और हो सकता है परीक्षण मत, टेस्ट वोट, तो उसमें कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कई साथी। लेकिन उसमें आपको कन्फ्यूजन में बिल्कुल नहीं आना है। आपको बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से इन प्रविष्टियों को भरना है ताकि मतदान निर्विवाद रूप से संपादित हो सके और आप भी इन सामग्रियों को, मतदान संबंधी सामग्रियों को, जब मतदान समाप्त हो जाए तो उसको आसानी से आप जमा करा पाएँ संग्रहण केंद्र यानी कि कलेक्शन सेंटर में। तो साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार इस वीडियो की सहायता से हमने आपको प्रारूप 17 का फॉर्म 17C और पीठासीन अधिकारी की डायरी को सही ढंग से बताने का प्रयास किया कि वो किस प्रकार से आप भर पाएंगे। तो यदि यह वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित हुआ हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिएगा ताकि अन्य साथी भी इसका लाभ उठा पाएं, तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि देश भर के समस्त शिक्षक एवं कर्मचारियों का अपना ही चैनल है तथा समय समय पर इस चैनल के माध्यम से हम विभाग से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी आपको प्रदान करने का प्रयास करते रहते हैं। धन्यवाद।